तो निर्मला सीतारमण जी अपना बजट आज रख दिया और बजट रखने के बाद तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आज का कार्यकाल भी संपन्न हुआ। लेकिन बजट से बाद कुछ चीज़ें स्कैन करनी बाकी थी जो बजट के अंदर काफ़ी बारीक अक्षरों में लिखी होती हैं, या फिर ये समझ सकते हैं कि काफ़ी बारीक तरीके से लिखी होती है, जिसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार सिर्फ एक लाइन की खबर अपने आप में पूरे साल के लिए सबसे बड़ी बात हो जाती है और कई बार बड़ा पैराग्राफ भी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता मार्केट के अंदर, इसलिए सभी सेक्टर्स का स्कैन करना ज़रूरी है। तो इसी के बाद हम बजट जब कंप्लीट हुआ है, आज सेक्टर स्कैन करने के लिए बैठे हैं। मेरे साथ दो मजे हुए खिलाड़ी हैं। मेरे साथ पहले तो अमीषा मैम हैं, उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। अमीषा वोरा मेरे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही विनय रजानी हैं जो कि टेक्निकल्स देखते हैं। हमने टेक्निकल एनालिस्ट विजय रजानी को अपने साथ इसलिए भी रखा ताकि जब लेवल्स की बात आए, किसी शेयर्स के बारे में भी चर्चा करें, तो हमको उसकी पावर, उसके बारे में पता लग पाए कि उसके अंदर एंट्री करना भी है कि नहीं करना। और अमीषा मैम को तो खैर लंबा एक्सपीरियंस है, कई बजट उन्होंने निकाल दिए और उनकी इंटेलिजेंस के आगे तो कई लोग फीके हैं। तो इसलिए अमीषा जी के साथ हम आज कनेक्ट होंगे और इसी सभी सेक्टर्स को करेंगे स्कैन। पहले एक काम करते हैं, बजट पे एक छोटा छोटा व्यू पॉइंट ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं अपने सभी रिसर्च एनालिस्ट को जोड़ूंगा। 6 रिसर्च एनालिस्ट मेरे साथ होंगे आज, जो अलग अलग सेक्टर्स के बारे में जो आज का लेखा जोखा है बजट के अंदर वो आपके सामने रखेंगे। ये पूरी टीम मेरे साथ जुड़ रही है जो आपको बताने वाली है कि इंफ्रा को लेकर, हेल्थ केयर को लेकर, हाइड्रोजन को लेकर और सरकार की कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर क्या कहना है इस बार के सेक्टर्स में। तो आप सबका भी स्वागत है, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं एक एक करके आपके पास पहुंचूंगा। लेकिन सबसे पहले अमीषा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक तो बजट को आप मार्क्स कितने दोगे और दूसरा आप इस बजट को कैसे देखते हो? ये बजट मेरे हिसाब से एक बेहतरीन बजट है और मैं इसको 7.5 और 8 के बीच में मार्क्स दूंगी। ये बजट ने सबसे पहले तो जो क्रेडिबिलिटी बजट की है वो एकदम बरकरार रखी है, क्योंकि जो उसके बजट एस्टिमेट्स है, जैसे कि इनकम एस्टिमेट्स ले लो या इवन एक्सपेंस बजटिंग ले लो, उसमें कहीं पर भी कुछ अंडर द कारपेट जैसा कुछ भी नहीं है। उसमें बहुत ही रीजनेबल एस्टिमेट्स किए हैं। सो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। उसके अलावा 2 पिलर्स ऑफ द जो इकोनॉमी है, एक है कंजम्पशन एंड सेकंड है इन्वेस्टमेंट्स, वो दोनों पे बहुत ही अच्छा ध्यान दिया गया है। इवन ये इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट जहां पर ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन है, तो हमें ज्यादा करके हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ पे फोकस करना है, डिमांड पर फोकस करना है। तभी आम आदमी के हाथ में टैक्स चेंजेस की वजह से या तो एग्री साइड पर कोई स्कीम्स की वजह से या तो फूड सब्सिडी की वजह से ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो ये बजट ने जिस तक हद तक कर सकता था वो किया है। और साथ ही में मल्टीप्लायर इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी तब आता है जब हम कैपेक्स या तो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उसको भी बखूबी ध्यान देके बढ़ाया है। और लास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो अपना जो रनिंग एप्पल कार्ट है या तो जो हमारा मोमेंटम बंधा हुआ है, जो फाइनेंशियल सेविंग्स, इंडियन सेविंग्स को फाइनेंशियलाइजेशन, फाइनेंशियल मार्केट्स में लाने का, उसे कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं किया है। तो ये बजट बहुत ही बेहतरीन बजट है। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि बजट बेहतरीन है और ये बजट हमने देखा भी, उसके बाद मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्ड भी किया। हालांकि अडानी ग्रुप के शेयर्स की वजह से थोड़ा बहुत नुकसान वापस बाजार को झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी आपने जो 10 में से 8 मार्क्स दिए हैं, उसकी रीजनिंग भी जो आपने बताई है वो बिल्कुल सही दिखती है। मेरे साथ विनय रजानी भी है। एक बार एक काम करते हैं, उनसे भी एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं, फिर रिसर्च एनालिस्ट से जुड़ेंगे। विनय, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया हमको। एक बार जरा आप जल्दी से कंक्लूड कर दीजिए, आप बजट को कैसे रीड करते हैं और मार्क्स भी बता दीजिएगा। जी, 10 में से पूरे 9 मार्क्स दूंगा और काफी जी, तो डेफिनेटली सेटअप बजट के बाद अच्छा ही था। इनफैक्ट जब कल की क्लोज से देखें तो मोर देन 300 पॉइंट्स की निफ्टी ने राइज दिखाई थी। हालांकि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के फॉल की वजह से थोड़ा सेंटीमेंट बिगड़ गया। तो एज फार एज जो बजट के रिलेटेड जो न्यूज आए और जो भी अनाउंसमेंट हुई और खास करके जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो कैपिटल गेन टैक्स जो ड्यूरेशन बढ़ाने की बात थी वो ना हुआ, तो वो हर तरह से पॉजिटिव ही था और मार्केट ने अच्छी तरह से रिएक्शन भी दिया। बट जिस तरह से ओवरऑल जो टेक्निकल स्ट्रक्चर था मार्केट का वीक था, एक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना
बना था। आज भी निफ्टी ने एक लोअर टॉप बनाया है 17,970 के करीबन। तो टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी भी मार्केट का वीक है, हालांकि बजट का रिएक्शन काफी पॉजिटिव था, तो बजट की तरफ से मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक साइड है और 17,400 का लेवल आज टूटा था, तो वो वापस से आज का लो टूटता है तो फर्दर एक वीकनेस एक्सटेंड हो सकती है। कह रहे हैं कि वीकनेस लेवल्स के हिसाब से, लेकिन आप बजट को दे रहे हैं 9 मार्क्स आउट ऑफ 10, तो उम्मीद तो करते हैं हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी आजकल कुछ ऐसे ही कह रही है कि हाँ ये बजट उनके लिए कुछ ना कुछ खास लेके आया है, चाहे वो टैक्स पेयर्स हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी को लेकर बातचीत हुई हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कैपेक्स वगैरह भी जो रखा गया है सरकार ने अपना, वो सबके लिए फिट ही बैठ रहा है, तो एक कंप्लीट बजट जैसी पिक्चर आ रही है। खैर, अब हम सेक्टर स्कैन करेंगे, जो सेक्टर्स को लेकर अलग अलग बातें जो रखी गई हैं। मेरे 6 के 6 रिसर्च एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं और वो आपको सामने रिसर्च करके सामने आपके रखेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स में क्या क्या निकल के आया है। सबसे पहले मैं पहुंचूंगा आशीषा के पास। आशीषा ने इंफ्रा, स्टील, पाइप, इन सबको लेकर स्टडी की है कि सरकार ने इस पर क्या बोला और कितना फर्क पड़ने वाला है। आशीषा, आपसे शुरू कर रहे हैं, जरा बताइए आप। जी हाँ, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टील सेक्टर की बात कर लेते हैं। बजट 23 में काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आई है इन दोनों सेक्टर्स पे। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा जंप अप देखने को मिला। इनफैक्ट करीब 33% का इंक्रीज देखने को मिला कैपिटल एक्सपेंडिचर में बजट 2023 में। लास्ट ईयर करीब 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लान था गवर्नमेंट का, और इस साल उसको बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिया है, जिसका मतलब होता है कि 33% का इंक्रीज देखने को मिला कैपिटल एक्सपेंडिचर में। एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कैलकुलेट करें तो ये करीब 3.3% के आसपास आता है, और उसी के चलते ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टील सेक्टर के लिए। इसके बाद हम पीएम आवास योजना की भी बात कर लेते हैं। याद रखें, ये पर्टिकुलर योजना अर्बन हाउसिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए गवर्नमेंट ने बनाई थी, और इसके एक्सपेंडिचर में भी इस साल इंक्रीज देखने को मिला। करीब 66% का इंक्रीज देखने को मिला ईयर और ईयर बेसिस पर, और गवर्नमेंट ने 79,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर इस योजना के तहत किया है, और इस पर्टिकुलर योजना में एक्सपेंडिचर बढ़ी, और ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और स्टील सेक्टर के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। इसके बाद रेलवे केपेक्स की भी बात कर लेते हैं। याद रखें, रेलवे का कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बड़ा थीम रहा है पिछले कई क्वार्टर्स में, और इस बजट में गवर्नमेंट ने भी रेलवे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। इनफैक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंपेयर करें FY14 से, तो FY24 के बजट में 9 टाइम्स का इंक्रीज देखने को मिला है, और इसी रेलवे कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज देखने को मिला, और इसी के चलते रेलवे रिलेटेड जो कंपनीज है उनको अच्छा खासा फायदा हो सकता है। ओके, ठीक है। तो यानी कि इंफ्रा और रेलवे को लेकर जो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं थी वो काम कर रही हैं। कैपेक्स तो इस बार रेलवे का बहुत ज़बरदस्त है, रिकॉर्ड स्तरों पर 9 गुना 2014 के बाद आया। अमीषा मैम, यही आपसे समझना है, सरकार ने ना 2 काम तो बहुत ही शानदार किया और दिखते भी है, वो विजिबल भी हैं। फर्स्ट, क्योंकि रियल एस्टेट के साथ करीब 20 सेक्टर और जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इस सेक्टर को कमज़ोर नहीं किया जाए बल्कि इसका कैपेक्स बढ़ाया जाए। ये सरकार की डेलिबरेटली सोच है, चुनाव से पहले रोजगार और ग्रोथ सब दिख जाए। दूसरा, रेलवे को लेकर ट्रांसमिशन बहुत अच्छा हो रहा है। इन दोनों पे जल्दी से आपका एक व्यू पॉइंट मैं जानना चाहता हूँ, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये एकदम हाईएस्ट मल्टीप्लायर इम्पैक्ट वाले दोनों सेक्टर हैं। ग्लोबली लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज में भी जो रियल एस्टेट का मल्टीप्लायर है अभी भी बहुत हाई है। तो हमारे वहां तो डेफिनेटली ग्रोइंग इकोनॉमी में इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये दोनों जो स्पेंड है, मेरे ख्याल से उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और रियल एस्टेट में तो एनी विच प्राइवेट रियल एस्टेट इज ऑल्सो डूइंग वेल। तो जो सप्लाई करती हुई सभी कंपनीज है, उसमें स्टील और सीमेंट भी आ जाते हैं, उसमें टाइल्स भी आ जाती है, उसमें पाइप, नल, पंखे भी आ जाते हैं। तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज को स्विचेस भी आ जाती है, फायदा होगा ये जो स्पेंड है उससे। और रेलवे का भी डबल फायदा है। व्हाइल यू डू कैपेक्स ड्रिवन कंपनियों को फायदा होता है, और उसके बाद पूरी इकोनॉमी का कॉस्ट स्ट्रक्चर नीचे आता है, उससे लिए भी इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ही फायदा होता है। तो ये
दोनों सेक्टर इन द शॉर्ट टर्म मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा करेंगे। बिल्कुल, शॉर्ट टर्म आप इन दोनों सेक्टर्स पे बुलिश भी हैं और आपके जो 8 मार्क्स आपने दिए हैं टोटल बजट में, मैं ये भी मानता हूँगा कि आपने इन दोनों सेक्टर्स की वेटेज भी अच्छे बखूबी रखी होगी इन्हीं 8 मार्क्स के अंदर। विनय, मैं आपके पास लौट रहा हूँ, आप इन दोनों सेक्टर्स में से कोई एक-एक शेयर मेरे को बता सकते हो जो आपको बिल्कुल ठीक लग रहा हो? रेलवे के कई सारे शेयर्स हैं और साथ ही कोई रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ हो, वो सरकारी और गैर सरकारी दोनों हो सकता है, वो हुडको भी हो सकता है, डीएलएफ भी हो सकता है। जी, तो रेलवे के स्टॉक्स की बात करें तो हमारी फंडामेंटल टीम का इरकॉन इंटरनेशनल पे एक बुलिश व्यू है और हमारे रिपोर्ट भी खड़ी हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड की है। हालांकि टेक्निकली कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ हद तक प्राइस में डिस्काउंटेड भी था। एक इवेंट के बाद एक आज प्रॉफिट बुकिंग का माहौल देखा है, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिन में ये स्टॉक करेक्शन दिखाए। तो रेलवे के स्टॉक्स में अच्छी खासी बढ़त होने के बाद थोड़ा करेक्शन आए तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो इरकॉन इंटरनेशनल इज अ स्टॉक विच वी लाइक फ्रॉम दी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। और अगर दूसरे स्टॉक्स की बात करें जो ओवरऑल जो हमको अच्छा लग रहा है मिड कैप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में से, वो है पीएनसी इंफ्रा। तो पीएनसी इंफ्रा टेक्निकल स्ट्रक्चर भी काफी कन्विंसिंग है। और अगर लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें तो हमें पसंद है लार्सन एंड टुब्रो। तो कैपिटल गुड सेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स की बात कर रहे हैं और जिस तरह से आपने समझाया कि बजट में अनाउंसमेंट हुई है, तो क्लियरली एक पॉजिटिव आउटकम है और टेक्निकल स्ट्रक्चर पहले से ही स्ट्रांग है। तो लार्सन इन लार्ज कैप, पीएनसी इंफ्रा इन मिड कैप, और अगर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक की बात करें तो हमारी पसंदगी का स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल। हो गया, पीएनसी इंफ्रा हो गया, एलएनटी हो गया। हालांकि रेलवे को लेकर अब इन्हें ये बात भी रख रहे हैं कि हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन हाँ, जिनको लंबी अवधि के लिए रखना है, इन्वेस्टमेंट करना है, उनके लिए थीम ये सेक्टर्स दोनों ठीक हैं। शेयर्स आपके सामने आगे हैं। विनय, आप एक और काम कीजिएगा, आपने कंजम्पशन वाला कोई एक बेहतरीन शेयर आप ढूंढ के रखिए, क्योंकि मेरे सहयोगी जो है ना अगला वो इनकम टैक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस बार जब मैडम ने 7 लाख की बात बोली ना, तो एकदम से सदन के अंदर तालियां बजी। तो एक बार ये समझ लेते हैं कि आखिरकार इनकम टैक्स को लेकर ये कैलकुलेशंस है क्या, ये रियल टर्म में फायदा होने वाला है या सिर्फ पेपर्स पे फायदा होने वाला है? हर्ष जरा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो आपको बताने वाले हैं। हर्ष, बताइए जरा। जी हाँ, पर्सनल टैक्स रिजीम में 3 चेंजेस हुए हैं। पहली चेंज है कि जो टैक्स, इनकम टैक्स के जो स्लैब्स है इंडिविजुअल्स के लिए, वो चेंज हुए हैं। तो आपको दिखेगा कि इनकम टैक्स के स्लैब के चेंजेस क्या है, पर मैं आपको क्वांटिफाई करके बताता हूँ लार्जली कि आपका टैक्स सेविंग कितना होगा। अगर आप 7 लाख तक का कमाते हो तो आपका टैक्स सेविंग अराउंड 33,000 रुपीज़ तक का होगा। दूसरा, अगर आप 7 से 9 लाख के बीच में कमाते हो तो अराउंड 15,000 रुपया से 16,000 रुपये का टैक्स सेविंग होगा आपका ये साल में। अगर आप 9 और 12 लाख के बीच में कमाते हो तो रफली आपका टैक्स सेविंग अराउंड 25,000 रुपीज़ के आसपास होगा। और अगर आप 12 और 15 लाख के बीच में कुछ कमाते हो तो आपका टैक्स सेविंग रफली 36 to 39,000 के आसपास होगा। तो ये हुआ टैक्स सेविंग्स। अब दूसरा चेंज, अगर आप 7 लाख तक की कमाई करते हो लार्जली, तो फिर आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं भरना पड़ता है, पर आपको पहले टीडीएस भरना पड़ेगा और उस पे आप जब रिटर्न फाइल करेंगे उस पे आपको एक रिबेट मिलेगा, आपको एक रिफंड मिलेगा। ये ऑफ कोर्स आपका ग्रॉस इनकम 7 लाख रुपीस है। तो तीसरी चीज़ पर्सनल टैक्स में, अगर आप एकदम हाई इनकम, हाईएस्ट इनकम अर्नर्स के ब्रैकेट में हो तो आपका जो सरचार्ज, टैक्स के ऊपर एक सरचार्ज लगता है 37% का, वो सरचार्ज अब 37% से 25% कम किया गया है। उसके वजह से आपका जो टैक्स रेट था 42% का हाईएस्ट टैक्स रेट था, अब वो नीचे घट के 39% पे आया है। रफली ये 3 मेजर चेंज है पर्सनल टैक्स रिजीम में। काफ़ी अच्छे से हमको बता दिया कि आखिर चेंज हुए कैसे हैं। इसलिए विनय, एक बार जरा कोई कंजम्पशन का शेयर जो आपको ठीक लगता है आप जरा बता दीजिए। तो जहाँ पे कंजम्पशन की बात आती है और जब इनकम टैक्स रिबेट मिलता है मिडिल क्लास को, तो डेफिनेटली कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर हमारे सामने आता है। तो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में से जो टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, वैसे 2 स्टॉक में शेयर करना चाहूंगा। एक है पॉलीकैब जो अपने 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई के करीबन चल रहा है और टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। ऐसे अनसर्टन मार्केट में, ऐसे अनसर्टन एनवायरमेंट में इस स्टॉक ने जबरदस्त रेजिलियंट मूव दिखाई है। तो पॉलीकैब ऐसा स्टॉक है जो एक इलेक्ट्रिक वायर सेगमेंट में भी है और कंज्यूमर इलेक्ट्रिक सेगमेंट भी बोल सकते
सकते हैं, तो इसमें एक ध्यान रखना चाहिए। वो काफ़ी ज़रूरी भी होता है। अगर रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होता है तो फिर पॉलीकैब में भी अच्छी खासी डिमांड इमर्ज हो सकती है। तो एक ये स्टॉक ओवरऑल परफॉर्म कर सकता है कंजम्पशन की तरफ से। और एक ऐसा है जो स्टॉक जो एसी बनाने वाली कंपनी है, ब्लू स्टार कंपनी, ये भी एक स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है पिछले दिनों और काफ़ी महीनों से आउट परफॉर्म कर रहा है। इस पर्टिकुलर ग्रुप में और इस सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो जहां पे कंजम्पशन की बात आती है, मुझे लग रहा है पॉलीकैब और ब्लू स्टार कंपनी पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पॉलीकैब और दूसरा ब्लू स्टार पे ध्यान रखना है। अमीषा मैम, अगला जो सेक्टर है जिसको मेरे सहयोगी आपके सामने रखने वाले हैं, आप जरा उस पर गौर फरमाइएगा। और एक डिफेंस का कोई एक ऐसी थीम या फिर कोई ऐसा शेयर अगर आपके नज़र में आता हो तो आप वो सामने भी रख सकते हैं। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं सौमित, वो आपको जरा डिफेंस से जुड़ी हुई कुछ जानकारी दे रहे हैं। सौमित, बताएं आप। नेगेटिव अनाउंसमेंट्स अगर हम देखें तो इन किन सेक्टर्स के लिए आए हैं, डिफेंस, इंश्योरेंस और टोबैको। अगर डिफेंस के बारे में अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर हमने काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म देखे थे डिफेंस स्टॉक्स में, क्योंकि डिफेंस का जो एलोकेशन था वो काफ़ी हाई था। बट FY24 के लिए अगर हम देखें तो डिफेंस बजट जो सेट किया गया है वो सिर्फ 4.33 लाख करोड़ के लिए है। अब ये अमाउंट पिछले साल से तो हायर है, बट जो ग्रोथ है वो सिर्फ 6% की है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि करीब 10 to 15% हायर होगा डिफेंस का बजट, बट वैसा ना आने के कारण हमें थोड़े डिफेंस स्टॉक्स पे नेगेटिव रिएक्शन देखे थे बजट अनाउंसमेंट होने के बाद। उसके अलावा अगर हम देखें तो टोबैको स्टॉक्स के लिए जो टैक्स है, NCCD जो टैक्स था वो करीब 16% से बढ़ा दिया गया। अब एनालिस्ट के हिसाब से ये टैक्स बढ़ाने के कारण जो पर स्टिक का कॉस्ट है किसी सिगरेट का वो सिर्फ 2% से बढ़ जाएगा। अब इसके कारण जो सिगरेट स्टॉक्स है जैसे कि VST इंडस्ट्रीज और गॉडफ्रे फिलिप, ये सब स्टॉक्स में हमें एक नेगेटिव रिएक्शन देखा था, क्योंकि सिगरेट के कॉस्ट बढ़ने से उनकी मार्जिन्स पर शायद एक नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है या कंजम्पशन में भी एक स्लोडाउन देखने को मिल सकता है। और आखिर में अगर हम देखें तो इंश्योरेंस स्टॉक्स, अब इन स्टॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव अनाउंसमेंट था। करीब 10% का फॉल हमें HDFC लाइफ, ICICI प्रो, SBI लाइफ जैसे स्टॉक्स में देखने को मिला। और इसके पीछे का रीज़न ये था कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी इनकम होगा इंश्योरेंस पॉलिसी या पॉलिसीज से, जो भी नॉन यूलिप पॉलिसीज होगी उनसे वो टैक्सेबल हो जाएगा अगर किसी भी साल में जो प्रीमियम का अमाउंट। तो अमीषा मैम, जो सौमित मेरे सहयोगी बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि 10% की बजट की एक्सपेक्टेशन थी, आया था 6%। को डिफेंस पे आपका आउटलुक क्या होगा? कुछ चेंज होगा या फिर जस का तस बना रहेगा? मेरा ऐसा मानना है कि ये सही है, डिफेंस बजट ग्रोथ मॉडरेट है ये साल एज कंपेयर टू द ग्रोथ इन रोड सेक्टर, जो एलोकेशन ऑलमोस्ट 30% से बढ़ाया है, या तो रेलवे। पर डिफेंस में जो एक ट्रैक पर हम एज अ कंट्री चले हैं कि आत्मनिर्भरता पे फोकस है और जितने डिफेंस प्रोग्राम आउटलाइंड है, मुझे लगता है कि ये जो एलोकेशन है वो ठीक है। और उसके चलते ये साल भी डिफेंस के ऑर्डर बुक एंड उसके अलावा इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन। लास्ट ईयर ऑर्डर आए, एग्जीक्यूशन टेक्स टाइम, और ये साल हम एग्जीक्यूशन भी देखेंगे। और ये जो डिफेंस कंपनियां हैं उनको नॉर्मल कंपनियों की तरह कंपटीशन बहुत लिमिटेड है, इसलिए ये थोड़ा ज्यादा ही रेटिंग वैल्यूएशन कमांड करेगी। तो अभी भी मैं डिफेंस पे बुलिश हूं। और हमारा रिसर्च अभी जो रिस्ट्रिक्टेड है, पर उसी में से BEL एज अ रिसर्च स्टॉक, आई मीन एज अ डिफेंस स्टॉक वी आर रिकमेंडिंग। उसमें करेक्शन भी हुआ है और ये बहुत ही अच्छा लेवल है यहाँ पर से इन्वेस्ट करने के लिए। ये 20 से 25% अर्निंग्स ग्रोथ नेक्स्ट 2 साल और बियॉन्ड देगा, ऐसा मानना है। अच्छा कि मैम, आपने हमको ये शेयर भी नोटिस करवा रहे हो आप, और साथ ही ये भी बता रहे हो कि थीम ठीक है अपने आप में। ऐसा नहीं है कि हर बार ही डिफेंस का बजट बढ़ना, वैसे देखा जाए तो सामरिक दृष्टि से भी बहुत अच्छा नहीं होता। इसका मतलब आपका खतरा थोड़ा ज़्यादा है। तो ठीक है, सरकार समझती है और आत्मनिर्भर भारत हो ही रहा है, तो कई बार कॉस्ट प्रेशर भी सरकार जानती है, तो उसको बजट को कम रखना कोई बुरी बात भी नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ मेरी 2 सहयोगी और जुड़ रहे हैं। सृष्टि से फटाफट से हम ऑटो के बारे में जानेंगे, फिर विनी हमको कंजम्पशंस के बारे में बताएंगी। सृष्टि, ऑटो के अंदर क्या हुआ है? तो देखिए, बजट 2023 से उम्मीदें तो बहुत थी कि ऑटो सेक्टर के लिए ढेर सारी अनाउंसमेंट्स आए। फेम 2 की जो पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस हों, और साथ ही जो नए टैक्स, कार पे टैक्सेस लगता है उसको भी कम करने की ऑटो इंडस्ट्री की मांग थी। पर ये सब तो नहीं हुआ, बट इसके अलावा 2 बड़े अनाउंसमेंट्स ऑटो इंडस्ट्री के लिए आए हैं। सबसे पहला स्क्रैपेज पॉलिसी पे, जैसे हम देख रहे थे कि सरकार का कई सालों से यहाँ पे फोकस था, अब सरकार ये कह रही है कि आगे चल के भी वो अपना फोकस बरकरार रखेगी और नए फंड्स
सजेशंस भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रही है, जहां पे वो स्क्रैपेज पॉलिसी को बढ़ावा देंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जितनी भी कारें हैं, जितनी भी व्हीकल्स हैं जो कि पुराने हैं, उनको रिप्लेस करने में जो कि सपोर्ट करेगा, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें हिस्सा लेती हुई नजर आ सकती है, जहां पे उनको भी सपोर्ट मिलेगा कि वो अपने पुराने वाहन और साथ ही जो एम्बुलेंसेज हैं उनको रिप्लेस करे। तो ये तो हो गई पहली बड़ी अनाउंसमेंट ऑटो इंडस्ट्री के लिए। दूसरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो दूसरा सेगमेंट है ग्रीनर और क्लीनर एनर्जी का, जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी जो कि लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, उसका भारत में उत्पादन करने के लिए जो कुछ भी मशीनरी और रॉ मटेरियल इंपोर्ट की जाती है उस पे पहले ड्यूटी लगाई जाती थी अलग अलग प्रोडक्ट के वाइज पे। अब उसको हटा दिया गया है, जिससे सरकार मानती है कि आगे चल के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ठीक है, तो ड्यूटी कम हुई है। साथ ही साथ आप ये भी बता रहे हैं कि जो स्क्रैपेज पॉलिसी है वो सरकारी गाड़ियों पे लागू की जाएगी। सरकार इसकी महत्वाकांक्षी योजना निजी गाड़ियों पे भी आके लेके आएगी। विनय, कोई ऑटो का स्टॉक आपको ठीक लगता हो? जब स्क्रैपेज पॉलिसी की बात आती है तो सबसे पहले बात जहन में आती है वो है कमर्शियल व्हीकल्स, जो जिसमें अशोक लेलैंड का काफी बड़ा बिजनेस है। तो अशोक लेलैंड की टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करना पहले पसंद करूंगा। ये स्टॉक्स ने इतने अनसर्टेन टाइम्स में 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर अपना लेवल टिका के रखा हुआ है एंड कंटिन्यूसली एक रेजिलिएंट मूव दिखा रहा है। आज भी एक अनाउंसमेंट के बाद एक पॉजिटिव मूव आई थी, हालांकि ओवरऑल बाजार के नरम होने के बाद इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अशोक लेलैंड का काफी कन्विंसिंग है। और जो सेकंड जो स्टॉक है काफी स्ट्रॉन्ग है चार्ट्स पे, वो टाटा मोटर। इसमें इंडिविजुअली भी काफी सारे पॉजिटिव न्यूज पिछले दिनों आए थे और उसके पीछे हमने देखा था कि टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी बुलिश हुआ था। तो अशोक लेलैंड एंड टाटा मोटर स्पेशली बहुत अच्छा कर रहे हैं। और नॉट ओनली दिस स्टॉक्स बट ऑटो एज ए सेक्टर हैज बीन आउट परफॉर्मिंग। तो ओवरऑल सेक्टर में तो तेजी है, लेकिन ये स्क्रैपेज पॉलिसी और बजट के रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट हुई है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अशोक लेलैंड और टाटा मोटर जो टेक्निकली स्ट्रांग थे, आने वाले टाइम में एक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। ओके, ठीक है, इंटरेस्टिंग है अशोक लेलैंड का नाम। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब भी स्क्रैपेज की बात आती है तो सबसे पहले अशोक लेलैंड ही चेक किया जाता है और रिएक्ट भी करता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। खैर, विनी मेरे सहयोगी जुड़ रही है, वो आपको ये बताने वाली कि कंज्यूमर ड्यूरेबल को लेकर, एग्री को लेकर, केमिकल्स को लेकर इस समय क्या बात हुई है बजट के अंदर। विनी, जरा बताएं आप। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एग्रोकेमिकल्स और केमिकल स्पेस की बात करें तो वहाँ पे पॉजिटिव अपडेट्स आई हुई है जो बजट स्पीच है वहाँ से। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट और उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले कस्टम ड्यूटी जो रिड्यूस हुई है, जो टीवी के थोड़े पार्ट्स है वहाँ पे थोड़ी रिडक्शन हुई है कस्टम ड्यूटी में, और वो रेट रिड्यूस हुआ है और हो चुका है 2.5%, प्रीवियसली था 5%। तो काफ़ी पॉजिटिव होता है और इसकी वजह से डिक्सन टेक भी फोकस में रहेगा। उसके अलावा कस्टम ड्यूटी जो इलेक्ट्रिक किचन चिमनी है वहाँ पे एक्चुअली थोड़ी इंक्रीज हुई है, 7.5% थी और अब हो चुकी है 15%। तो फोकस में रखिए सीजी कंज्यूमर्स को, वर्लपूल को, टीटी के प्रेस्टीज, ये फोकस में रहेंगे। उसके अलावा कस्टम ड्यूटी जो है केमिकल स्पेस के लिए, एक्चुअली यहाँ पे क्या है, डेनेचर्ड इथेनॉल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, वहाँ पे कस्टम ड्यूटी रिड्यूस हो चुकी है अभी। तो इसकी जो कस्टम ड्यूटी है अभी पहले थी 5%, अभी हो गई है 0%। तो वहाँ पे अभी कोई कस्टम ड्यूटी नहीं भरनी है, उसकी वजह से फोकस में रहेगा जुबिलेंट इंग्रेविया, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, जीएनएफसी। एक और जो केमिकल स्पेस की बात करें तो वहाँ पे क्या है, कस्टम ड्यूटी जो एसिड ग्रेड फ्लूरोस्पार है वहाँ पे भी रिड्यूस हो चुकी है और रिड्यूस होके हो गई है सिर्फ 2.5%। प्रीवियसली इसका जो रेट था वो था 5%। तो उसकी वजह से एसआरएफ, नवीन फ्लोराइन और जीएफएल, दैट इज ऑल्सो गुजरात फ्लोरो, वो भी फोकस में रहेगा। तो विनय हमको सारी जानकारी दे रही है कि ज़्यादातर केमिकल्स पे ऑन एवरेज देखा जाए तो ड्यूटीज़ को कम ही किया गया है। कईयों में 23% तक भी ड्यूटी लग जाती थी और 13% एवरेज पे कम हुई है। अमीषा मैम, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि सरकार ने दो काम किए। एक तो पहला टैक्स स्लैब में जो चेंजेस किए हैं उससे थोड़ा हाथ में पैसा जाएगा जिससे कंजम्पशन बढ़ेगा। दूसरा, ये जो थोड़ा चुन चुन के प्रोडक्ट्स को ड्यूटीज़ में जो चेंज कर रही है ना, इससे कंजम्पशंस को पुश करना चाहती है। आप इस सेक्टर को अभी क्या रेट करते हैं और आगे कैसे चलेगा? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले मैं ऐड करना चाहूंगी कि जब भी आप 7 लाख रुपीस का टैक्स स्लैब कर देते हो जहां पर कोई खास टैक्स नहीं लगता, तो अपार्ट फ्रॉम थोड़ा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमें उतनी तक की इनकम बताने में एवरेज मासेस को कोई तकलीफ नहीं होता। अगर आप 7 लाख रुपए की इनकम बताना चालू कर दो अक्रॉस रिटर्न्स, ये सैलरी क्लास की खाली बात नहीं हो रही है, बिजनेस क्लास, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, जो एजुकेशन में कहीं पर कोई हो, टेक्सटाइल में कहीं पर भी हो, पर जैसे आप वो बताते हो सिस्टम में
आपकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ जाती है तो आप लोन के हकदार बन जाते हो, और उसके वजह से जो कंजम्पशन में बूस्ट आता है वो ज्यादा इकोनॉमी को फायदा करता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बजट अचीव करना चाहता है कि मोर एंड मोर पीपल कम इन द ऑर्गेनाइज्ड क्रेडिट असेसमेंट सिस्टम, जिसकी वजह से कंजम्पशन को और बूस्ट मिले। वही बात ध्यान में रखते हुए मैं कंजम्पशन सेक्टर पर हम रीजनेबली बुलिश है, पर उसमें 2 से 3 पॉइंट है कि ये बार जहां पर भी रॉ मटेरियल कॉस्ट घट रहा है वो एक एडेड एडवांटेज रहेगा सेक्टर को। तो जो बेसिक कंजम्पशन है एफएमसीजी वो एक ज्यादा फायदेमंद जगह पर है, क्योंकि उनके सभी रॉ मटेरियल के प्राइसेस अभी डाउनवर्ड जर्नी पे है। ओके, ठीक है, आप रीजनेबली पॉजिटिव हैं इसके अंदर, और हम उम्मीद भी करते हैं कि जो भारत का कंजम्पशन है ना वो कहीं रुकेगा नहीं, इसी के लिए तो जाना ही जाता है। खैर, मेरी सहयोगी वमाक्षी भी हमारे साथ जुड़ रही है। एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जिसमें 19,500 करोड़ तो सिर्फ हाइड्रोजन मिशन के लिए सरकार ने जारी कर दिए, वो है ग्रीन एनर्जी को लेकर, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। वमाक्षी, जरा जल्दी से बताइए सरकार ने क्या योजना बनाई है, क्या क्या बातें रखी हैं? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो अधिकतर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बजट जो है वो काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड रहा है, और यही बजट का एक की फोकस एरिया रहा है रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी ट्रांजिशन। और ओवरऑल अगर हम देखें तो बजट के दौरान जो अनाउंसमेंट्स आए हैं ये सेक्टर को लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव थे। तो एनर्जी में गवर्नमेंट ने करीब 35,000 का करोड़ का आउटले अनाउंस किया है, और ये जो रकम है वो यूज़ की जाएगी एनर्जी ट्रांजिशन, नेट ज़ीरो टारगेट्स और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन फ्रंट पर भी हम देखें तो काफ़ी अच्छा बूस्ट मिल रहा है। गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है 5 MMT का एनुअल प्रोडक्शन जो है ग्रीन हाइड्रोजन का करना चाह रही है 5 MMT की 2030 तक। बैटरी स्टोरेज की बात करें तो 4000 MWH की जो कैपेसिटी का गवर्नमेंट टारगेट कर रही है वो लार्जली फंड की जाएगी वायबिलिटी गैप फंडिंग के द्वारा। रिन्यूएबल इवैक्यूएशन पर भी गवर्नमेंट का फोकस है, और यहाँ पर उन्होंने करीब 20,700 करोड़ का आउटले अनाउंस किया है। ग्रिड इंटीग्रेशन और लद्दाख से एनर्जी इवैक्यूएशन पर ये रकम स्पेंड की जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी और खासकर एनर्जी ट्रांजिशन पर काफ़ी सारे पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आए हैं ये साल के बजट में। ठीक है वमाक्षी, बहुत शुक्रिया आपका, और मैं सभी अपने रिसर्चर्स का भी शुक्रिया करना करूँगा क्योंकि उन्होंने अलग अलग स्टडी करने के बाद ये सारे पॉइंट्स हमारे सामने रखे। अमीशा मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला, आपका मेरे को मालूम है कि व्यस्त शेड्यूल रहता है, फिर भी आपने समय निकाला इस पर चर्चा की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। विनय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाल के अलग अलग स्टॉक्स पे हमको थोड़ी जानकारी दी है। तो ये सेक्टर स्कैन था इस बजट को लेकर।